हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 4th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 16 और आज का टॉपिक रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल तथा बल युग्म का आघूर्ण, दैट इज फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट लूप on a current loop in magnetic field या placed in magnetic field या यहाँ पर अंडरस्टूड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। हेडिंग बहुत लंबा होता है इसलिए मैंने संक्षेप में लिखा है। आपको ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें क्या स्थित है, एक धारावाही लूप। तो उस पर कितना बल लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। और यही हमारा धारामापी का सिद्धांत भी है। आगे आप धारामापी पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यही उसका सिद्धांत होगा बच्चों। तो हम एक साथ दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसको तो पढ़ ही रहे हैं और यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसको आगे चर्चा करेंगे, जिसको आगे पढ़ाएंगे, मतलब जिसकी चर्चा आगे करेंगे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में हमें क्या रखना है, एक लूप को रखना है। तो जैसे बच्चों यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये मैंने क्षेत्र रेखाएं खींचे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जैसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं, ये बनाया। और इसमें मैंने बना दिया एक धारावाही लूप, जैसे इस तरीके से। ये ठीक है बच्चों, ये आयताकार लूप ले लिया है हमने, लूप वृत्तीय भी हो सकता था, तो आयताकार लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस आयताकार लूप की जो डायमेंशंस हैं, लंबाई L और चौड़ाई B है, और ये अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये इसकी अक्ष है बच्चों, जिस पर वो घूम सकती है। समझ रहे, जैसे कोई आयताकार लूप हो और वो अपनी अक्ष पर घूम सकता है। एक सेकंड में आपको एक लूप दिखाता हूं। तो बच्चों वो रिंग कुछ इस आकृति की होगी, आयताकार लूप ऐसा होगा। यहाँ पर तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि ये लोहे की एक रॉड है, लेकिन वहाँ धारावाही लूप है, ये वायर होगा, ऐसे क्या होगा, तार होगा जिसमें धारा बह रही होगी। और इसकी अक्ष ये है, ऊर्ध्वाधर अक्ष, अक्ष के प्रत्यय वो घूम सकती है, ऐसे इस तरीके से घूम सकती है, ऐसे या ऐसे। ये उसकी घूर्णन अक्ष हो गई बच्चों, ये जो हमने डॉट डॉट बनाई है। तो आपको ये रिंग समझ में आ रही है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, इस दिशा में है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है। और ये रिंग हमने इसके ऐसे समांतर नहीं रखी है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे तिरछी रखी है बच्चों। कैसी रखी है, देखो एक तो ये स्थिति है, ऐसे नहीं रखी है, थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे रख दी है, ध्यान दें, दिख रहा होगा आपको, थीटा एंगल बनाते हुए। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, तो ऐसे न रख के ऐसे किसी एंगल पर रखी है, वो सिचुएशन ये है। देख लिया होगा आपने, समझ में आ गई होगी बात। अब आगे चलेंगे। तो ये धारावाही लूप हुई और इसमें धारा की दिशा बच्चों है इस तरीके से, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा में। किस दिशा में है धारा, वामावर्त दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और इसके नाम डाल देते हैं भुजाओं के, जैसे PQRS। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो कितनी है, B है। और इसकी जो चौड़ाई है PQ और RS, PQ और RS जो हैं भुजाएं, वो कितनी हैं, B हैं। और लंबाइयाँ कौन कौन सी हुई, QR और SP, QR और SP, ये हमने कितनी मान ली, L मान ली है, माना, यानी लेट। तो ये सिचुएशन आपकी क्लियर हो गई है। और इसमें धारा कितनी बह रही है, I धारा बह रही है। करंट कितनी है, करंट फ्लोइंग इन लूप इक्वल्स टू I है।
तो ये मैंने उसके आंकड़े डाटा लिख दिया है और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ लिख ही दिया है। तो अब आपको पता है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक स्थित होता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो पी क्यू भुजा पर बल देखते हैं, फोर्स ऑन पी क्यू। कौन सी भुजा पर? पी क्यू, इस लूप की। इसको F1 मान लेता हूं मैं। कितना होगा बच्चों? देखें, ये जो लूप है इसकी ये जो भुजा है ये कुछ ना कुछ कोण बना रही होगी, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं I, धारा कितनी बह रही है I, और इसकी जो लंबाई हुई इस भुजा की B है पी क्यू हमने यहाँ लिख दूं बच्चों, फिर बहुत डाटा हो जाएगा। यहाँ लिख तो दिया है। इस वायर की लंबाई कितनी है? B है, तो B क्रॉस B हो गया। कौन सा सूत्र लगाया? आई एल क्रॉस बी। फोर्स कितना होता है? आई एल बी साइन थीटा या आई एल क्रॉस बी, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब किधर लगेगा उसको देखना है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो बाएं हाथ से बच्चों देखिए, इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा, धारा इधर मेरी तरफ आ रही है तो मैंने ऐसे किया, तो फोर्स किधर लगा? ऊपर की ओर, यानी इस भुजा पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा F1। क्लियर? अब इस पर देख लेते हैं SR पर। समझ रहे हैं बात? फोर्स ऑन आर्म SR, इसको मान लेता हूं मैं F2। तो ये भी इतना ही होगा क्योंकि इस तार की लंबाई जो है वो भी B है, तो I B क्रॉस B, तो दोनों फोर्स बराबर हो गए बच्चों। अब डायरेक्शन देखेंगे। अब इसमें धारा उधर को जा रही है, दिख रहा है आपको, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो धारा उधर को है। ठीक है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र इधर और धारा उस साइड में जा रही है, तो इस उंगली को ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दी। पहले धारा मेरी तरफ आ रही थी, अब धारा उधर जा रही है, तो ऐसे करना होगा इस तरीके से। तो बल किधर आया? नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रहा है, देखो नीचे की ओर आएगा। ये दिशा किसकी हो गई बच्चों? ये वाली F2 की। कौन सा बल हो गया ये? F2, जिसकी वैल्यू बराबर है। तो इन बलों की क्रिया रेखाएं बच्चों एक ही हैं, समझ रहे हैं? तो ये निरस्त कर देंगे बल एक दूसरे को, यानी PQ और RS पर जो बल लग रहे हैं वो इस कुंडली की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जैसे ये लूप था, मैं इस पर नीचे को भी बल लगा रहा हूँ और इसी सीध में ऊपर को भी लगा रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की है, क्रिया रेखा, वो एक ही होनी चाहिए, तो कोई बल युग्म नहीं बना। बल युग्म के लिए दोनों बल बराबर होने चाहिए और उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा एक ही है, देखो जो अच्छे है उसी सीध में दोनों लग रहे हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मैं बराबर ताकत यानी बराबर बल ऊपर नीचे लगाऊं, इस हाथ से ऊपर खींच रहा हूं और इस हाथ से नीचे खींच रहा हूं, तो ये न तो ऊपर जाएगी लूप न नीचे जाएगी, क्योंकि परिणामी बल कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब चलते हैं आगे, हम भुजा लेते हैं अब QR, फोर्स ऑन QR। QR पर देखें, इसको F3 मान लेता हूं, F3। ये कितना होगा बच्चों? अब देखें, ये वाली जो भुजा है क्षेत्र के हमेशा लंबवत रहेगी। जैसे देखें, ये चुंबकीय क्षेत्र था और कॉइल ऐसे थी, तो देखें इसके बीच और इसके बीच आपको 90 का एंगल ही दिखेगा, चाहे कैसे ही घुमा दें उसको, कितने भी एंगल पर रख लें। ये दोनों आर्म जो हैं लेंथ वाली, इन भुजाओं और चुंबकीय क्षेत्र के बीच हमेशा 90 अंश का कोण रहेगा, चाहे लूप हमने किसी भी एंगल पर रख रखा हो। तो यहाँ आई एल क्रॉस बी करेंगे, क्योंकि अब इसकी लंबाई कितनी है? एल है, तो एल क्रॉस बी और एंगल है थीटा, इसको ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? आई एल बी
साइन 90 बराबर कितना आ गया, ILB। ठीक है, ऐसे ही इस भुजा पर भी इतना ही बल आएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फोर्स ऑन आर्म कौन सी, SP F4। ये तो बच्चों वेक्टर लिखा था, ये बल का परिमाण आ गया है, F3 इतना आ गया। ठीक है, F4 बराबर, अब यहाँ वो भी IL क्रॉस B होगा, और ये ओपन करके ILB साइन 90 इतना ही आ जाएगा। तो इसका जो परिमाण है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ILB, क्योंकि ILB साइन 90 करोगे, बात समझ आ गई। अब इन बलों की दिशाएं देखते हैं, अब इनकी दिशा और लिख देते हैं। F1 बल ऊपर की ओर था, या अपवार्ड लिख देता हूं, ऊपर की ओर का मतलब अपवार्ड, और ये डाउनवार्ड था F2। चित्र में दिख ही रहा है आपको, F2 नीचे, F1 ऊपर, डाउनवार्ड। ठीक है, ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। इन बलों को देखिए, अब QR पर बल किधर लगेगा उसको देखते हैं। देखें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई और धारा जा रही है ऊपर, तो अंगूठा इधर को जा रहा है, यानी इस बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, अंदर की ओर है ये बल बच्चों, किधर है, अंदर की ओर। कहाँ दिखाऊं, यहाँ एरो आ रहा है, यहाँ दिखा देता हूँ। ये अंदर की ओर, ये कौन सा बल है, F3, वेक्टर यहाँ लगा देता हूँ, F3 बल अंदर की ओर। अब धारा की दिशा पलट गई, इस पर बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये, और धारा नीचे की ओर, अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है, तो ये बल आया बाहर की ओर, इधर F4। ये हो गया बच्चों F4, वेक्टर F4 हो गया। अब ये बल युग्म बना रहे हैं, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं बच्चों, F3 और F4 परिमाण कैसे हैं, बराबर हैं, और कितना है वो, ILB। इसकी क्रिया रेखा ये हुई, उसकी क्रिया रेखा ये हुई, दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हो गई, तो अब बल युग्म बन गया। अब क्या होगा, ये अक्ष थी, इस वाली आर्म पर बल अंदर की ओर था, इस पर बाहर की ओर, तो ये ऐसे घूमेगी बच्चों, घूम जाएगी, बात समझना। इसको मैं अंदर की ओर खींचूं, तो इस बल की क्रिया रेखा ये हुई और इस बल की क्रिया रेखा ये हुई, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हैं, यही बल युग्म होता है। तो बल युग्म बन गया है, जो कि उसको वामावर्त दिशा में घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी ये कॉइल किधर को घूम जाएगी बच्चों, ऐसे, यूं, ऐसे घूमने लगेगी। ठीक है, बल युग्म लग गया, तो ये उसमें उसको विक्षेपित कर रहा है, तो इस बल युग्म को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कह देते हैं। ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, विक्षेपित कर रहा है, तो डिफ्लेक्टिंग कपुल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। मतलब हिंदी में भी लिख देता हूं, विक्षेपक बल युग्म। अब इसका आघूर्ण निकालेंगे, फोर्स तो हमने निकाल दिए चारों भुजाओं पर, विक्षेपक बल युग्म। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये उसको विक्षेपित कर रहा है, उसकी पोजीशन को बदल रहा है, उसको घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इसका आघूर्ण निकालना है, इस कपुल का मूवमेंट निकालना है, जिसको हम क्या कह देते हैं, टॉर्क कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण को टॉर्क कहा जाता है। तो उसके लिए अगर इस कुंडली को मैं बच्चों ऊपर से देखूं, कैसे देखूं, ऊपर से, तो इसका ये साइड दिखाई देगी मुझे। तो मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूं बच्चों, इधर बना लेता हूं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे दिक्कत नहीं आएगी फिर। एक सेकंड,
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, स्क्रीनशॉट आप इसका ले चुके हैं। इन चीज़ों को हटा देते हैं। तो देखें, ऊपर से देखने पर इसका व्यू कुछ ऐसे दिखेगा। इस तरीके से, और ये बी लेंथ होगी, ठीक है, ये लेंथ बी है। हमें ऊपर की साइड ही तो दिखाई देगी। मान लीजिए इस पर खींचा गया लंब, इसके तल पर लंब खींच दें ये, तो इन पर विपरीत दिशाओं में बल लग रहे थे बच्चों, समझ रहे हैं। उस वाली साइड में कितना बल लग रहा था, F3, तो ये F3 हो गया। और यहाँ पर विपरीत दिशा में ये F4 हो गया, जो वहाँ दिखा रहे थे। बात समझ रहे हैं। और दोनों बल बराबर हैं, क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। देखें, इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है। दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यही तो हुई बच्चों। दिस वन, मैं इसको नाम दे देता हूँ M, और इसको N, और इसको O। और ये हमने इसके तल पर लंब खींचा था। लंब सही सा नहीं लग रहा बच्चों, ये इस कुंडली के तल पर खींचा गया लंब। इधर बना लो या उधर भी बना सकते थे, कोई फर्क नहीं था। ये थीटा कितना कोण बना रहा है क्षेत्र की दिशा से, और क्षेत्र की ये कोण थीटा नहीं हुआ बच्चों, गड़बड़ हो रही है। क्षेत्र की दिशा तो हॉरिजॉन्टल है ना, क्षेत्र की दिशा ये है और इस पर लंब की दिशा ये है। ये कोण कितना बन रहा है, थीटा। कुंडली के तल पर खींचा गया लंब क्षेत्र की दिशा से, ये क्षेत्र कितना है बी, थीटा कोण बना रहा है। ये बात ध्यान रखना, कुंडली का तल पर खींचा गया लंब बना रहा है थीटा कोण। तो देखें, इस भुजा पर लंब ये रेखा और इस भुजा पर लंब ये रेखा, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दो भुजाओं के बीच जो कोण है वही उन पर खींची गई लंब रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो ये कोण भी थीटा आ गया। तो बच्चों इस बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे, यानी टॉर्क। बल युग्म का आघूर्ण, टॉर्क टाउ बराबर बल गुणा बल के बीच की लंबवत दूरी होती है, बल गुणा बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं, कोई सा एक बल, क्योंकि दोनों बल बराबर हैं। बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सुन तो लिया ही है आपने। क्या लिखेंगे यहाँ, बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल कितना है बच्चों, कोई सा एक बल ले लें, बराबर है ILB गुणा लंबवत दूरी कौन सी हुई, MO। अब MO निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए इस ट्रायंगल में देखें, साइन थीटा अगर हम करते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इस कोण के लिए लंब हो गया MO, और कर्ण कौन सा हुआ, नभ्यंश के सामने की भुजा ये MN। तो MO कितना आ गया बच्चों, MO बराबर आ गया MN साइन थीटा। और MN कितना है, MN की वैल्यू B है, देखिए ये B, तो B साइन थीटा। दिस वन, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो टाउ बराबर कितना आ गया, ये अलग है बच्चों, ILB गुणा MO कितना आया, B साइन थीटा। तो अब देखें, L और B को एक साथ लिख देता हूं मैं, IB, और या यहाँ लिख देता हूं L गुणा B और B साइन थीटा, टाउ बराबर। तो ये एरिया हो गया इस लूप का, लंबाई गुणा चौड़ाई।
एरिया ऑफ लूप, तो उसको ए मान लिया। टाउ बराबर क्या हो गया, आई ए बी साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया। अब देखें बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए क्या है, ए बराबर एल इंटू बी, और ये है क्या, एरिया ऑफ लूप। बच्चों ये दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लूँ जरा स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अभी और भी चर्चा करनी है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसे हटाते हैं। अब देखें, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा क्यों लिखा है कि आपने वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल युग्म का आघूर्ण पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ध्यान रखना, देखिए इससे सिमिलर मैच कर रहा है। ये वैद्युत द्विध्रुव पर चुंबकीय आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है, और ये भी बल युग्म का आघूर्ण है लूप पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ देखें, यहाँ वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ साइन थीटा था, वहाँ भी साइन थीटा है। यहाँ पी क्या था, डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत, आगे ये हटा देता हूँ बच्चों। ये लिखा रहने देते हैं इतना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, और इसी की सिमिलरिटी से ये एम क्या हो जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबक हमेशा बच्चों द्विध्रुव ही होती है, क्योंकि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं जिनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। चुंबक के टुकड़े करते चले जाएं तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएंगे, वो पोल्स नए बनते चले जाएंगे। हर टुकड़े में नॉर्थ और साउथ होंगे, दो पोल हैं, तो चुंबक हमेशा चुंबकीय द्विध्रुव होती है। और यहाँ ये जो लूप बनाया है, इसको आगे समझाएंगे, ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हुआ, केवल चुंबकीय आघूर्ण भी लिख देते हैं बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह लो या चुंबकीय आघूर्ण भी लिख देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, कंफ्यूज ना हो, कहीं आपको चुंबकीय आघूर्ण लिखा मिलेगा, कहीं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखा हुआ मिलेगा, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कह लें, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो कंपेयर करें, ये हट गया। अब यहां से देखिए, यानी इस टर्म की जगह हमने क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है बच्चों, m। तो m की वैल्यू कितनी हुई, आई ए। आई उस लूप में बहने वाली धारा है, और a उस लूप का क्या है, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ लूप। तो ये चुंबकीय आघूर्ण आ गया बच्चों। अब मान लो एक लूप के स्थान पर n फेरों की एक कुंडली होती, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये भी हटा देता हूं मैं। क्या होता, अब लिखता हूं मैं, एक लूप के स्थान पर, एक लूप के स्थान पर
एन फेरों, यानी ऐसे कई लूप हों, कई फेरे लगे हों, एन फेरों की कुंडली होने पर क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों चौक ले लेते हैं। देखिए जो हमारा व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, वो बदल जाएगा थोड़ा सा। क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखें, एन फेरे हो गए तो एन का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो उस समय टाउ हमारा होगा एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको फिर कंपेयर करेंगे, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा से, तो m कितना मिल जाएगा अब? एन आई ए। अब देखें बच्चों, हमने ये देखा कि जो बल युग्म है वो एंगल पर डिपेंड कर रहा है, जो टॉर्क है वो कोण पर डिपेंड कर रहा है। तो जब थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ अभी समझाऊंगा मैं। लूप के तल पर खींचा गया लंब कुंडली वो क्षेत्र के समांतर है बच्चों, तो उस समय टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा, टाउ जीरो हो जाएगा थीटा जीरो होने पर। ठीक है, कैसे है सिचुएशन वो समझें। जैसे ये लूप मैंने अभी दिखाया था आपको, इस पर मैं अगर लंब खींचूं, इसका तल ये है बच्चों, तो इस पर लंब खींचूंगा वो ये होगा, तो इस लंब की दिशा से देखना है, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, और ये लंब हमने खींचा लूप के तल पर वो ये है, और इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ऐसे रखा है लूप, इस समय उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं बच्चों, अब ध्यान दें। और कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गई, लेकिन उस पर खींचा गया लंब पैरेलल हो गया। कुंडली का तल क्षेत्र के कैसा है? लंबवत, 90 का कोण बन रहा है, देखिए सिचुएशन। लेकिन इस पर मैं लंब खींचूं वो इधर आएगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है, तो इस पर खींचा गया लंब क्षेत्र रेखाओं के समांतर है, लेकिन कुंडली का तल लंबवत है। तो आप ये मत कहना कि कुंडली लंबवत रखी है तो थीटा 90 रख दें, थीटा तो लंब से देखना है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात और, जब थीटा हमारा 90 होगा उस समय जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक लगेगा, और वो कितना हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम एन एम बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एम बी, या ऐसे लिख लें करंट के टर्म में एन आई ए बी। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन हुई कि कुंडली पर खींचा गया, कुंडली के तल पर या लूप के तल पर खींचा गया लंब बच्चों, अभी मैं बता रहा था ये हुआ, ध्यान रखना। अब कुंडली ऐसे रखी है और क्षेत्र हमारा ऐसे है, तो 90 का कोण बना। अभी दिशा मैंने इसके लंब दिखाई थी, जैसे ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, और इस समय जो लंब है वो दिशा ये हो गई, तो दोनों के बीच देखिए 90 का एंगल बन रहा है। ये सिचुएशन ये है, इस समय सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा, तो टाउ मैक्सिमम होगा हमारा एन आई ए बी। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा कि जब कोई धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और वो बल युग्म उस कुंडली को रोटेट कराता है, घुमाता है। यही हमारा सिद्धांत रहेगा धारामापी में, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी और भी टॉपिक हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड हैं, उनको और पढ़ लेते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो बच्चों अगला टॉपिक रहेगा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति धारावाही वृत्ताकार लूप। अभी हमने आयताकार लूप ले लिया था, वो भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा बच्चों। वृत्तीय लूप ले लेते हैं तो वो भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, कैसा भी लूप हो। अब यहाँ चूंकि हम वृत्ताकार लूप से चुंबकीय क्षेत्र पीछे निकाल चुके हैं, इसलिए हम इसको वृत्तीय लूप से समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे धारावाही लूप जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह कार्य करता है।
तो देखें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये टॉपिक रहेगा। देखिए हमने एक डेरिवेशन कराया था, जो लाइन थोड़ी तिरछी हुई है, कोई बात नहीं, आप इतना तो एडजस्ट कर लेंगे। हमने ये बताया था बच्चों कि जैसे ये कुंडली हो, वृत्ति लूप हो, ठीक है, ये वृत्तीय लूप है, साइड से देख रहे हैं बच्चों तो ओवल शेप सी नज़र आएगी, जिसमें धारा बह रही है, दिशा यहाँ बना देते हैं, इस तरीके से धारा बह रही है आई। इसकी अक्ष पर, यानी अच्छी स्थिति हो गई, एक्सियल पोजीशन हो गई, ये इसकी अक्ष हुई। इसकी अक्ष पर हमने इसके सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और इसका रेडियस हमने आर माना था। कैपिटल आर भी हो सकता है माना हो डेरिवेशन में, या ए मान लिया हो, उससे कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे x दूरी पर, इसकी अक्ष पर स्थित x दूरी पर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला था B, कितना आया था बच्चों, μ0/2, ये आया था I r² प्लस r² की घात 3/2, ये आया था बच्चों। आपको ध्यान होगा, आप फिर थोड़ा ध्यान दें, μ0/2 IR² प्लस r² की पावर 3/2। अगर इस कुंडली के आकार की तुलना में ये बिंदु हमारा बहुत दूर हो, यानी x जो है बहुत ज़्यादा हो r की तुलना में, तो हम x² r², r बहुत छोटा हो गया, x अगर बहुत बड़ा है तो r छोटा हो गया, तो r² को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्ट करने पर बच्चों क्या आएगा वो समझें ज़रा। b बराबर μ0/2 IR² अपॉन, नीचे रह जाएगा x² की घात 3/2, 2 से 2 कटे जाएंगे, x³ बचेगा, x³। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, पाई का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो μ0/2π, और पाई का ऊपर भी गुणा करना है, I पाई r²/x³। अब देखें बच्चों, पाई r² इस वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r²। तो पाई r² जो है वो है a, और ये a है क्या, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप हो गया। तो यहाँ a लिख सकते हैं, तो b बराबर बच्चों कितना आ गया, μ0/2π IA/x³। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि I × A क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको m से लिखते हैं, तो मैं इसी लाइन में लिखता जा रहा हूँ, μ0/2π m हो गया, ये तो अभी पढ़ा है, अभी थोड़ी भूल गए होंगे, और नीचे x³, ठीक है। ओके, अब 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं बच्चों, b बराबर μ0/4π 2m/x³। अब देखें ये कैसे चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं समझाता हूं आपको। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखें, आपने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, E बराबर
1/4πε0 2p/r³। अब वहाँ डिस्टेंस हमने x ले ली है तो r भी हो सकती थी, डिस्टेंस तो r ले लें या x लिख लें। x डिस्टेंस पे निकालोगे तो x³ हो जाएगी, भाई फॉर्मूला यही था। r की जगह मैंने दूरी क्या ले ली, अब x ले ली तो x³। r मानता हूँ तो r³, कैपिटल R मानता हूँ तो कैपिटल R³, इससे क्या फर्क पड़ना है। तो अब इसको देखें, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, ठीक ऐसी ही शेप ये आ रही है। यहाँ कांस्टेंट 1/4πε0 है और यहाँ μ0/4π है। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये दूरी है वो भी दूरी है, समझ रहे हैं। तो ये सूत्र वैद्युत द्विध्रुव का है तो सीधा सा मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव को, क्योंकि सब चीज मैच हो रही हैं। जैसे वैद्युत की में हम 1/4πε0 लेते हैं बच्चों, तो ε0 को मैं रिप्लेस कर दूं 1/μ0 से, ठीक, और p को किससे रिप्लेस कर दूं, m से, क्योंकि p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, क्लियर हो रही है बात। तो ε0 की जगह मैं 1/μ0 लिखूं तो μ0 ऊपर आ जाएगा, सेम काम कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखें b बराबर क्या हो जाएगा, ε0 की जगह 1/μ0 लिखा, μ0/4π, और p की जगह m करना है 2m/x³। तो बच्चों इससे प्रूव हो गया कि वृत्तीय लूप हमारा एक चुंबकीय द्विध्रुव है। अब मैं एक बात और बता देता हूं बच्चों, ये कहोगे कि सर उसमें पोल कहाँ होंगे, फिर नॉर्थ पोल कहाँ होगा, साउथ पोल किधर होगा। आप एक काम करें, आप कल्पना करें कि आपके पास एक वृत्तीय लूप है, उसमें जो धारा की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बच्चों आप एक काम करना, जैसे ये लूप है मेरे सामने आगे, यहाँ एक कोई वृत्तीय लूप है, कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर वृत्तीय लूप है, मैं एक साइड से देखता हूँ इधर खड़े होके तो मुझे वो धारा की दिशा क्लॉकवाइज नज़र आती है, और उसी लूप में धारा अब भी वैसे ही बह रही है। दूसरी साइड से देखता हूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगी। इस काम को आप करके देख लेंगे। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये लूप है, इस साइड से देख रहे हैं मान लो, और ये धारा की दिशा है, तो ये हमें कैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। आप घर पे एक काम करके देख सकते हैं, इसको करके देख लेना। अरे पहले सही बन गया था बच्चों, व्रत हमने बिगाड़ दिया, तो दोबारा में तो गड़बड़ ही रहती है। तो बच्चों एक साइड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, अब मैं उधर से देखूंगा तो यही धारा की दिशा मुझे क्लॉकवाइज दिखेगी। तो एक साइड से ऐसे दिखेगी, और जबकि धारा वैसे ही बह रही है, और एक साइड से ऐसे दिखेगी क्लॉकवाइज हो, जैसे कि ऐसे हो। तो अब किस तरफ से देखने पर कौन सा पोल बनेगा उसको समझ लें। यहाँ देखिए एस सही नहीं, एस नहीं आ रहा, एन बनाता हूँ मैं, तो ये मैचिंग हो जाती है। यहाँ एरो बनाते हैं तो देखिए ये एरो और ये एरो, ये एरो और ये एरो एक से हो रहे हैं, और यहाँ मैं एस बनाता हूँ तब ऐसा होगा, ये एरो इससे मैच कर रहा है, ये एरो इससे मैच कर रहा है। तो क्लॉकवाइज अगर है, क्लॉकवाइज जिस साइड से दिखेगी वो साउथ पोल होगा, और जिस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी वो नॉर्थ पोल होगा। दोनों पोल हो गए नॉर्थ और साउथ, तो है ना डाइपोल। तो लूप भी, करंट लूप भी क्या होता है, एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो रहा है। इसको आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है जिसको हमें कल पढ़ाना है, जिसका नाम रहेगा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है, चारों ओर अपनी कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा मानेंगे, वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है।
वैसे तो वास्तविकता में वो कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है वो भी एक धारावाही लूप के समतुल्य है बच्चों। उसका भी चुंबकीय आघूर्ण होगा। जो मैग्नेटिक मूवमेंट हमने निकाला था, एक लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण निकाला था, तो चुंबकीय आघूर्ण निकाला था वो उस इलेक्ट्रॉन का भी होगा, क्योंकि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप के समतुल्य होता है। चलो इस पर डिस्कशन कल करेंगे बच्चों, आज नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।